वैल्यू ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कोई जीएसटी में कभी इस चैप्टर को छोड़ के जाने की सोचना भी मत। जिस तरीके से जीएसटी में मार्क्स वेटेज बढ़ गए, आई पर्सनली थिंक इस चैप्टर का वेटेज और बढ़ गया। ठीक है, ये चैप्टर से मैं बोलता हूं सर कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली पूरा इसका क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है दूसरे क्वेश्चंस का ये पार्ट बनता है, बट दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, आप इसे छोड़ नहीं सकते। नहीं मतलब नहीं। हाँ जी, डिपेंड करता है, कई बार 6 मार्क्स, कई बार 8 मार्क्स। अब नया पेपर पैटर्न आया, लेट्स सी कितने मार्क्स का होगा। पहले तो मैं 6-8 का बता रहा हूँ, पुराना बता रहा हूँ। ऑब्वियसली थ्योरी नहीं होता इसमें थ्योरी होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, चलो सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई इजी चैप्टर सर, पढ़ते हैं मजा आएगा सर। सिंपल सी बात है सर, हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे? वन ऑफ द सिंपल बेसिक लॉजिक रीजनिंग ये है सर कि जब तक वैल्यू नहीं पता है जीएसटी किस पे लगाओगे सर, तो हमें वैल्यू पता करना जरूरी है सर कि किस वैल्यू पे हमें जीएसटी लगाना है सर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हम सेक्शन 15 के हिसाब से पढ़ते हैं, और सेक्शन 15 सिंपल बोलता है सर आप ट्रांजेक्शन वैल्यू जो रहेगी उस पर जीएसटी लगाओगे सर, उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं। मैं बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है? बोले प्राइस एक्चुअली पेड, जो आपने पे किया या फिर पेबल हो, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सर प्राइस ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। हाँ सर, बहुत सारे लॉजिक और रीजन है, बट इंटर लेवल पे अप्लाई नहीं होते, फाइनल पे अप्लाई होते हैं। फाइनल पे इसके रूल्स होते हैं, तो वहां पर ये 3 जो वर्ड्स है ना, 3 लाइंस, इसका बहुत रिलेवेंस होता है, बट इंटर में नहीं। इंटर में जो अपने लेवल पे काम का है, इंक्लूजन्स, क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। इन्होंने बोला कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस कुछ भी होगा आप इंक्लूड करोगे अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी। तो मैंने बोला म्युनिसिपल टैक्स, बोले इंक्लूड, कॉर्पोरेशन ये सॉरी एंटरटेनमेंट टैक्स, सरकार बोले इंक्लूड, सब इंक्लूड करोगे, टैक्सेस, ड्यूटी, फीस, सेस सब इंक्लूड करोगे, बट याद रखना हम आपसे बोले जीएसटी वाला मत इंक्लूड करना, और टीसीएस बाहर है, टीसीएस नहीं आएगा। इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था नवंबर का, टीसीएस इंक्लूड होता है कि नहीं वैल्यू में? नहीं, नहीं, टीसीएस क्यों आएगा सर वैल्यू में? टीसीएस तो ऑलरेडी टैक्स है सर, टैक्स पे टैक्स थोड़ी लगा दोगे सर। ठीक, दूसरा केस होता था सर ऐसी कोई अमाउंट जो सप्लायर को इंकर करनी चाहिए थी, उसके बदले रेसिपिएंट ने इंकर कर दी, इसलिए की क्योंकि सर वो टैक्स बचाना चाहते होंगे, वैल्यू कम करके टैक्स बचाना चाहते हो। सरकार बोली ऐसा नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा सर। अगर सप्लायर के बदले रेसिपिएंट ने कोई अमाउंट इंकर करी है तो वो अमाउंट अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगला है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इन्होंने बोला सर और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट इन्होंने बोला देखो आप एक्सपेंस कोई भी क्लेम करने जाओ, इन्होंने बोला हम मना नहीं करते, बट एक बात याद रखना सर, डिलीवरी से पहले तक के जितने एक्सपेंस हम अलाउ कर देंगे, चाहे कमीशन हो, पैकिंग हो, इंस्पेक्शन हो, सर्टिफिकेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, आउटवर्ड ट्रेड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, सब अलाउ करेंगे। डिलीवरी से पहले के खर्चे अलाउ कर देंगे। एक बार गुड्स की डिलीवरी हो गई, उसके बाद के कोई भी खर्चे हो, सरकार बोली हम अलाउ नहीं करते। आएगा, बिफोर डिलीवरी होता है, टेस्ट रन कभी भी बिफोर डिलीवरी होता है, वो खर्चा भी अगर है तो इंक्लूड होगा। डिलीवरी होने के पहले के खर्चे सब इंक्लूड कर देना। ठीक है, उसके बाद है चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट क्या होता है सर? मान लो मैंने किसी को बोला था 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा, अब 30 डेज में नहीं कर पाया तो 45 डेज में किया, उसने बोला सर भैया आप 15 दिन लेट हो गए हो, 15 दिन जो लेट हुए उसके लिए मैं आपसे चार्जेस लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, पेनल्टी लूंगा। सरकार बोली ये इंक्लूड होगा, ध्यान रखना सर। पर इसमें एक पॉइंट है, अपन जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज देखेंगे भी, अगर सामने वाले ने वेव कर दिया इंटरेस्ट वगैरह को तो इंक्लूड मत करना वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आई बात समझ? सब्सिडी पूरी दुनिया में इसको लेकर लड़ाई है, इसको लेकर तो भयानक लड़ाई है, आधे से ज्यादा दुनिया इसी में कंफ्यूज है कि सब्सिडी का करना क्या है। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से रखो सर, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के थ्रू रिसीव्ड है तो सर हम उसको वैल्यू में माइनस करते हैं। अगर सर गवर्नमेंट के थ्रू इंक्लूडेड, मतलब गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिली है, प्राइवेट से सब्सिडी मिली है, तो हम उसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। मतलब अगर प्राइवेट से आप सब्सिडी मिली तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है माइनस कर सकते हो सर। ठीक, अब बात ये सर जब क्वेश्चन में सब्सिडी का पॉइंट दिया हुआ रहता है तो हमें हमेशा ये बात चेक करनी होती है कि सर सब्सिडी वो प्राइस में इंक्लूड करा है कि नहीं किया है। ये चीज का पता कैसे चलता है सर? क्वेश्चन के नीचे नोट दिया हुआ रहता है, नोट में देख के पता चलता है कि वो वैल्यू में इंक्लूड किया है नहीं किया। आई बात समझ? सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ के कंक्लूड मत करना, नीचे जाके नोट में चेक करना। ठीक है, जैसे ऐसे दिया हुआ रहता है प्राइसेस आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, तो मतलब वो सब्सिडी पहले ही एडजस्ट कर चुका है, तो अगर प्राइवेट की है तो माइनस करना नहीं था, कर दिया, ऐड कर देंगे। गवर्नमेंट की है माइनस करना था, करा है, कोई गलत नहीं है, सही है। समझ आई बात?
बैठा दिमाग में। अगला है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन मतलब सरकार ने बोला ये सब चीजें हम अलाउ नहीं करते, मतलब आप ये सब चीजों को वैल्यू में नहीं लोगे। मैं बोला बताओ, सरकार बोली डिस्काउंट्स, कोई भी डिस्काउंट हो, सरकार बोली कुछ भी नाम से डिस्काउंट दे दो, हम दे देंगे सर, डिस्काउंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, एक चीज याद रखना, सेकेंडरी डिस्काउंट अलाउ नहीं करते हम। डिस्काउंट अलाउ करेंगे, कोई चीज बेचने के बाद का डिस्काउंट होगा तो वो अलाउ नहीं करते। बोला सुनो ना, बात का ही है। सरकार बोली ठीक है चल, बात का भी अलाउ करेंगे, पर याद रखना पहला तो वो इनवॉइस से रिलेट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने तेरे आईटीसी हो गए ना, उसको तूने क्या करके बैठा है, रिवर्स। तेरा एग्रीमेंट हुआ हो, इनवॉइस से रिलेट हो करता हो, और तेरे पास सर उसकी क्रेडिट तूने रिवर्स कर दी, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तेरे को माइनस करने देंगे, अदरवाइज माइनस करने। क्लियर हुआ? बेटा दिमाग में सिंपल। इसके बाद कुछ सर्कुलर्स थे, वेरी सिंपल। फ्री सैंपल और गिफ्ट्स वगैरह है, तो ये तो फ्री है। सरकार बोली इसको हम सप्लाई नहीं मानते क्योंकि शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं हो रहा है। सरकार बोले आईटीसी लेने भी मत आना। अगला है बाय वन गेट वन। सरकार बोली सर बाय वन गेट वन में फ्री कुछ नहीं होता, दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। सरकार बोली इसमें जीएसटी भी लगेगा, तू क्रेडिट भी ले ले। स्टैगर्ड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट, आप किसी को बल्क में डिस्काउंट दे रहे हो, सरकार बोली माइनस कर। डिस्काउंट से हमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर, पर सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। बोले सेकेंडरी क्यों नहीं? बोले ये माल बेचने के बाद होता है, बेचने के बाद कोई डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, बेचने के पहले अगर कोई डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएंगे। आई बात समझ? हाँ सब रहती है मैम, सब रहती है, सब रहती है, वैल्यू इंक्लूडेड रहती है मैम। आपको नहीं पता चलता अपने एंड पे, सब इंक्लूडेड रहती है। एक बात याद रखना, इंडिया में कोई भी चीज किसी को भी कोई भी पर्सन फ्री में नहीं देता। इट्स अ बिटर ट्रुथ ऑफ लाइफ। कोई किसी को फ्री में क्यों देगा? क्यों ही देगा भाई? आई बात समझ? ठीक है सर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सर अगर आपको याद हो तो वो डोमिनोज वाला एग्जांपल याद है? डोमिनोज वाले को डिब्बा बनाना था, डोमिनोज वाले को डिब्बे की जरूरत थी, तो डोमिनोज वाले सामने वाले को बोला तू मेरे लिए डिब्बा बनाएगा? तो वो बोला हाँ बना दूंगा, पर वो बोला डिब्बा बनाने के लिए मशीन नहीं है। डोमिनोज वाला ओके मैं भेजता हूँ तेरे को मशीन, किस साइज शेप का बनाना है डिब्बा। तो सर डोमिनोज वाले ने उसको मशीन भेजा, अब वो मशीन भेजा, उस साइज शेप के हिसाब से वो बना रहा है, तो बात ये है जो मशीन की कॉस्ट है क्या वैल्यू में इंक्लूड करेंगे? यस। समझ आया? समझ आया? करूं इंक्लूड? यार नींद में चल रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों इंक्लूड करूंगा? सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज रहे हो सामने वाले को, फ्री में भेज रहे हो फिर भी इंक्लूड कर दोगे, वेरी गुड। सर मैम पैसे में दोगे, अगर आप उसको पैसे में ही देने वाले हो तो वो आदमी खरीद नहीं लेगा। आपने फ्री में दिया होगा, पैसे में ही देना है तो वो आदमी खुद खरीद लेगा, बोलेगा थैंक यू, ये क्या मैं खुद ही कर लेता, तू क्या दिया बे। सर फ्री ऑफ कॉस्ट से तो इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना, बेटा दिमाग में। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद छोटी छोटी बातें थी, एक ये पुराना वाला था, पिछली बार का अमेंडमेंट था, एग्जाम में आया नहीं है, जो आने के बेहद चांसेस है। पिछली बार तो नहीं आया, इस बार आने के बेहद चांसेस है। नो क्लेम बोनस, ये मैंने पहले भी समझाया था, क्या होता है याद है? सुनो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा का हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का ना साल भर क्लेम नहीं किया, भगवान की दया से उन्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो साल भर एक बार भी क्लेम नहीं किया। तो कंपनी ने बोला भाई देखो आप बहुत अच्छे कस्टमर हो जो साल भर कुछ नहीं क्लेम किए, तो अगली बार जो आप प्रीमियम दे रहे हो उस प्रीमियम का 20% हम आपसे कम पैसा लेंगे क्योंकि आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया। तो मान लो मेरे पापा का हेल्थ इंश्योरेंस का हम 50,000 रुपए देते हैं एग्जाम्पल, तो 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000। सरकार ने बोला ये 10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, हम आपकी वैल्यू कितनी मानेंगे? 40,000, और जीएसटी की भी बात 40,000 में करेंगे। समझ आया बेटा दिमाग में? क्लियर हुआ? इसके बाद सर ये रूल्स वगैरह आए तो थे, ये सब चीजें आई थी सर, हाँ ये सब अमेंडमेंट का पार्ट था। मैंने इसको जब उसमें डाला था, क्या बोलते हैं ना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने उसमें डाला था सर, अमेंडमेंट के लेक्चर में,
तब भी मैंने बताया था स्टूडेंट के लिए रूल 31, 31B और C ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इंटर लेवल तक ये एप्लीकेबल नहीं है, बट इंटर के अमेंडमेंट शीट में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था ताकि कोई स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो कि आप बोले सर छोड़वा ही दिए थे आप। मैं इसको आज भी आपको एक ही चीज बोलूंगा, सर इसको आप एक बार के लिए जो अमेंडमेंट का लेक्चर है वहां से सिर्फ सुन लेना। सुन इसलिए लेना क्योंकि अगर नहीं सुना हुआ रहा और अगर आ गया तो क्या करोगे, छोड़ थोड़ी दोगे सर, हमें छोड़ना थोड़ी के सर, सुना हुआ रहा तो आराम से ये एक बार ट्रीटमेंट कर पाओगे सर, ठीक है। एक बार के लिए सुन लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। पर कुछ पॉइंट तो पढ़ने पड़ेंगे सर। GST is not applicable on incentive paid by the MEIT by to acquiring bank under incentive scheme for promotion of RuPay debit card. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड इंडिया का नहीं है ना, मास्टर ना वीजा, ये दोनों इंडिया का नहीं है। अब इंडिया का है रुपे, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि रुपे को प्रमोट करे। आप बोलोगे क्यों सर, मास्टर और वीजा कार्ड यूज करके जो पेमेंट करते हैं उससे जो कमीशन जाता है वो कहाँ जाता है, इंडिया के बाहर चले जा रहा है। तो हम इंडिया का प्रमोशन चाहेंगे कि इंडिया के बाहर वालों का, इंडिया का। तो सरकार बोली ये रुपे कार्ड से रिलेटेड जो इंसेंटिव दिया जा रहा है सर MEITY से बैंक्स को, तो सरकार बोली बैंक्स को हम बोल रहे हैं कि आप कार्ड में रुपे कार्ड डालो, रुपे कार्ड डालो, रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कराओ, तो इस पे GST की बात नहीं है। क्लियर हुआ सबको? अभी भी रिक्वेस्ट, ये रूल्स एक बार आप लोग कहां से देखेंगे, अमेंडमेंट से देखेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट से देखना कवर हो जाएगा। इसके बाद है टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट गारंटी बाय रिलेटेड पर्सन फॉर द कंपनी, रूल 28। ये भी रूल है, बट इसको एक बार देख लो, इसको यहां पर सुन लो एक बार, क्योंकि इसका रिलेवेंस बनता है। Where the activity of a personal guarantee by the director of the company to the bank or financial institution for sanctioning of the credit facility to the company without any consideration will be treated as supply or not। आसान भाषा में एग्जांपल देता हूं, अरम इंस्टीट्यूट नई बिल्डिंग बनाने के लिए 2 करोड़ का लोन लिया, ध्यान से सुनना। अब 2 करोड़ का लोन जब बैंक दे रहा था तो बैंक बोला हम 2 करोड़ का लोन तो देने को तैयार है, पहले ये बताओ अरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का कौन सा डायरेक्टर गारंटी दे रहा है, मतलब आपको गारंटी क्यों चाहिए, बोले कल के दिन डिफॉल्ट हो गया तो। मैं बोला ओके, मान लो नूतन सर डायरेक्टर है, नूतन सर गारंटी दिए, समझ आया, नूतन सर डायरेक्टर, नूतन सर गारंटी दे दिए। नूतन सर बोले यार गारंटी दिया हूं, क्या ही पैसा लूं इसका, अपनी ही तो इंस्टीट्यूट है, मैं भी यहां पढ़ाता हूं, नहीं यार मैं नहीं लेता गारंटी का पैसा। बात समझ आई क्या हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब इसी से रिलेटेड है कि ये बोल रहे कि सर इसको सप्लाई माने, ये जो गारंटी दे रहे हैं डायरेक्टर, क्या इसको सप्लाई माने कि नहीं माने। देखो सर, सिंस डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर टू द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर देयर कंपनीज टू बी ट्रीटेड एज इवन व्हेन मेड विदाउट। अब बात ये हुई सर ठीक है आपने तो सप्लाई मान लिया, तो वैल्यू भी बता दो सर, वैल्यू विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। However, as per the mandate provided by the RBI guidelines in this regard, no consideration by way of commission, brokerage fees or any other form can be paid to the director of the company directly or indirectly in lieu of the providing personal guarantee to the bank for borrowing credit limit except in the exceptional cases। देखो ध्यान से सुनना, RBI बोलता है लीगली तो मैं मना करता हूं कि ये चीज नहीं करना है, लीगली तो मैं मना कर रहा हूं कि कोई डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी के लिए गारंटी दे रहा है तो आप उसे कमीशन, ब्रोकरेज ये सब नहीं दे सकते, मैं तो मना कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केस में दे दो, बट नॉर्मली मैं आपको ये मना कर रहा हूं कि आप ये काम नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ, कौन मना करा, RBI, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच सप्लाई ट्रांजेक्शन हैविंग एनी ओपन मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंगली। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो, सरकार बोल रही है, ध्यान से सुनो क्या क्लैरिफिकेशन है, सरकार बोल रही है भैया देख RBI पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया में मना करके बैठी है, तो जब पूरे इंडिया में मना करके बैठी है तो कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को कमीशन, ब्रोकरेज दे ही नहीं रही होगी। अब जब दे ही नहीं रही है तो मार्केट वैल्यू कहां से निकालेगा बे, मार्केट वैल्यू तब पता चलती है जब मार्केट में कोई उसका ट्रांजेक्शन करता हो। अब जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा तो मार्केट वैल्यू कहां से आएगी, जब मार्केट वैल्यू ही नहीं पता चलेगी तो सप्लाई और GST कहां से लगाएगा।
लड़ाई समझ आई? Accordingly, it is clarified that open market value of the said transaction supply shall be treated as therefore no tax is payable on such supply of service by the director to the company. एक्सेप्शनल केस रहेगा तो फिर निकाला जा सकता है सर। आप समझो कितना बड़ा मजाक हो गया जिंदगी का। ऊपर बोले सप्लाई है, फिर बोले हम सप्लाई की वैल्यू मार्केट वैल्यू लेंगे। मैं बोला ओके, बीच में आरबीआई आई, आरबीआई बोले वाह भैया, हम जो बोले हमका बेवकूफ है, फिर हमारी बात बेवकूफ है, मतलब हम गधे हैं, हम जो लॉ बना के बैठे वो गधे हैं। तो जीएसटी वाले बोले ओ सॉरी, हम आपको तो भूल गए थे, आपकी बात सर्वोच्चम है, हम आपकी बात को सबसे हाईएस्ट मानते हैं, जाओ जीएसटी नहीं है। तो भाई पहले क्यों लगाए, फिर पूरा गोल घुमाए। पहले बोले लगाएंगे, फिर आरबीआई आई, आरबीआई डांटी, बोले सॉरी नहीं लेते। तो पहले ही आरबीआई से बात करके नहीं कर लेते। बच्चों के लिए जबरदस्ती गोल गोल घुमा दिए। अब एक बच्चा बेचारा शुरू को पढ़ा, बोले लगेगा, एग्जाम में लिख के आगे लगेगा, बाद में इंस्टीट्यूट लिख के भेजी, क्यों आरबीआई का नहीं पढ़ा? आरबीआई भी तो बोली थी। अरे बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आगे देखो। Note, instances where consideration is payable to the director may include cases where the director who have provided the guarantee is no longer connected with the management. अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जो मैनेजमेंट से कनेक्टेड नहीं है, बट कंटिन्यूस ऑफ हिज गारंटी इज कंसीडर्ड एसेंशियल, पर उसका गारंटी देना अभी भी जरूरी माना जाता है, बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज आइदर नॉट अवेलेबल, नया जो डायरेक्टर आया वो गारंटी दे नहीं पा रहा है, या जितनी गारंटी दे रहा है वो इनएडिक्वेट है। or there may be other exceptional cases where the promoter existing director are paid remuneration or consideration in any manner directly or indirectly. समझ आ रहा है? तो मतलब अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो मैनेजमेंट से बाहर जा चुका है, डायरेक्टरशिप से बाहर जा चुका है, बट सर उसका अभी भी गारंटी देना जरूरी है, क्योंकि नए डायरेक्टर है तो गारंटी ला नहीं पा रहे, और ला रहे तो इतनी सफिशिएंट ला नहीं रहे। आई बात समझ? बेटा दिमाग में देखो, where the activity of providing corporate guarantee by a person on behalf of another related person on by the holding company for sanction of credit facility to the subsidiary company. अब कौन किसको लोन दे रहा है? होल्डिंग सब्सिडरी को। अरे यही हुआ ना, देखो, where the activity of providing corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by the holding company for sanction of credit by the subsidiary company. समझो, मान लो मैं अरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, ठीक है, वर्धमान डागा प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, ठीक, सब्सिडरी कंपनी को लोन चाहिए था, उसके लिए होल्डिंग कंपनी ने गारंटी की बात करी। ये समझ आया पहला केस? एक और केस था सर, जहां पर सर एक पर्सन जो दूसरे के बिहाफ में रिलेटेड है, वो उसके बिहाफ में कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ठीक, किसको दे रहे हो सर? To the banks, financial institution, even made without any consideration, will be treated as taxable supply of service or not, and if taxable, what will be the valuation of such supply? देखो सर इन्होंने क्या बोला, where the corporate guarantee is provided to the bank financial institution by a company for providing credit facility to another company where both the companies are related, holding subsidiary हो गए ना, a holding company for securing credit facility for its subsidiary company, दोनों केसेस में कवर हो जाएंगे सर, होल्डिंग सब्सिडरी में भी कवर हो जाएंगे, या तो कोई दो कंपनी आपस में रिलेटेड है तो भी। सर आप बोलोगे रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? सर एसोसिएट भी तो होते हैं ना सर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी तो होता है ना सर, उस केसेस में भी तो रिलेट कर सकते हैं ना सर, रिलेटेड हो सकते हैं। द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बोल रहे हैं इन्होंने, हम इसको ट्रीटेड सप्लाई मानेंगे सर, ठीक है। In such case, the taxable value shall be determined as per the new inserted law, और new inserted law बोलता है सर कि आप ऐसे वैल्यू निकालोगे 1% of the amount of such guarantee offered और actual consideration, दोनों में whichever is higher। हायर क्यों है सर? सरकार हमेशा वैल्यू ज्यादा चाहेगी ताकि टैक्स ज्यादा आए। समझ आया? इसके बाद एक और नोटिफिकेशन था, ये हम क्लैरिफिकेशन वैसे पढ़े हैं पहले भी, बट स्टिल एक बार वापस पढ़ लेते हैं। Clarification regarding internally generated services where head office is providing certain services to branch office for which ITC is available to the concerned branch office। याद है सर मैंने आपको क्या बोला था, हेड ऑफिस अगर ब्रांच ऑफिस के बिहाफ में कोई चीजें कर रही है
याद आया? तो वो ब्रांच ऑफिस को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ऑन द बेसिस कौन कितनी सर्विसेज ले रहा है। ठीक है कि आराम इंस्टीट्यूट टैगोर नगर ज्यादा सर्विसेज ले रहा है, आराम इंस्टीट्यूट कमल विहार ज्यादा सर्विसेज ले रहा है, कौन कितनी ज्यादा सर्विसेज ले रहा है उसके बेसिस में बांट सकते हैं हम क्रेडिट को। ठीक, ये वही दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन नीड टू बी डिटरमाइंड एज पर रूल 28। ठीक है, दिस एज पर रूल 28 द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। The second proviso of Rule 28 provides that where the recipient is eligible for full ITC, the value of declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods and services. जो आपके इनवॉइस में वैल्यू होगी उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे। Accordingly, in respect of supply of services by head office to branch office, the value of such supply of services declared in the invoice by the head office shall be deemed to be the open market value. जो head office अपने वैल्यू बताएगा वही अपन ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे of such service if the recipient branch office is eligible for fully ITC. Accordingly, in the case where the full ITC is available to branch office, the value declared on the invoice by the head office to the said branch office in respect of supply of services shall be deemed to be the open market value of such service, irrespective of the fact that whether cost of any particular component of such services like employee cost has been included or not. प्यार से बोला, हेड ऑफिस जो वैल्यू बताएगा इनवॉइस में वही ओपन मार्केट वैल्यू है, वही सर्विसेज सप्लाई मानी जाएगी हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस उसी के बेसिस में क्रेडिट लेगा। हेड ऑफिस अगर उस वैल्यू को बताने में कोई चीज इंक्लूड किया हो नहीं किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, further in such cases where full ITC is available to the recipient, if the head office has not issued a tax invoice to the branch office in respect of any particular services being rendered by the head office to the branch office, the value of such services shall be deemed to be declared as nil। बड़ा प्यारा बोला, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दी और हेड ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दिया उसकी वैल्यू बता ही नहीं पा रहा है, सरकार बोली ओके अगर आप वैल्यू ही नहीं बताते तो हम निल ले लेंगे। मैं बोला निल लेने का मतलब, बोले ब्रांच ऑफिस क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा। अबे क्रेडिट कब लेगा, किसी का आउटपुट होगा तब तो मेरा इनपुट है, वो आउटपुट जीरो दिखा रहा है तो मेरा इनपुट वैल्यू कैसे हो सकता है सर। आई बात समझ, बड़ा दिमाग में। इसके बाद एक पॉइंट और है सर, in respect of internally generated services provided by head office to branch office, the cost of salary of employees of the head office involved in providing the said services to the branch office is not mandatorily required to be included while computing taxable value। आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो और चाहो तो इंक्लूड ना भी करो। ठीक है, even in cases where the full ITC is not available to the concerned branch office, भले पूरी ITC आपको मिले ना मिले। आई बात समझ, इतना ही था। वैसे मेरे से कोई पूछेगा पर्सनली तो मैं ये बोलूंगा सर ये थोड़ा सा जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस वाली बातें हैं और ये जो रूल्स वाली बातें थी ऊपर ये सब फाइनल वाली बातें, ठीक है, इंटर की अमेंडमेंट शीट में डाले हैं तो एक बार मैंने अमेंडमेंट की क्लास में भी बताया, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दिया, बट है ये फाइनल लेवल का। बेसिकली इतना हाई लेवल नहीं जाएंगे इन लोग, मेरे हिसाब से एक बार सुन के चले जाना चाहिए। रीजन ये होता है, मैंने लास्ट टाइम भी जब क्लासेस लिया था, लास्ट टाइम भी मैं एग्जाम के सवेरे बोला था कुछ भी हो जाए अमेंडमेंट देख के जाएगा, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए सवेरे अमेंडमेंट देख के जाएगा। और जितने बच्चे सवेरे मेरे अमेंडमेंट के लेक्चर देख के गए जन्नत की जिंदगी, क्योंकि अमेंडमेंट ही छप गया था पेपर में। तो मैं अमेंडमेंट के साथ कभी मजाक करता ही नहीं, मुझे कम चांसेस लग रहे हैं ये रूल्स आने के, क्योंकि ये फाइनल लेवल के। बट भाई अगर पूछ दिया कुछ बोल दिया तो आप क्या सरेंडर थोड़ी कर दोगे कि ले जा तू देख ले, कुछ तो करके आओगे ना, ये सुना हुआ रहेगा तो कुछ लिख पाओगे। आई बात समझ, ये कंसेप्चुअली सर वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हुआ, क्वेश्चन बचे हैं, अभी अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बता पेन नंबर 7.24 24 मतलब नीचे आ गया मैं, ये रहा 24, ये रहा। देखो सर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड। Black and White Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to a colorful private limited। अच्छा, Black and White ने colorful private limited को कुछ बेचा। List price of the goods exclusive of taxes and discount दिया हुआ है 50,000। Tax levied by a municipal authority, क्या इसको इंक्लूड करते हैं? Yes, हमने पहला इंक्लूजन का पॉइंट यही पढ़ा है। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड, सर हम इसको इंक्लूड करेंगे सर। Black and White Private Limited received 2,000 as a price linked subsidy from an NGO on the sale of such goods. The price of 50,000 of the goods is after considering, after मतलब
माइनस किया होगा जो प्राइवेट से मिली, बट माइनस नहीं करना था, हम क्या करें, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे 2000। आगे, ब्लैक एंड व्हाइट ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। भैया 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, बताओ कितना डिस्काउंट, 1000। समझ आया कैसे, 50,000 का 2%, 1000 डिस्काउंट, ठीक, माइनस करो प्लस करो, बताओ कितनी वैल्यू। नहीं मैम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्योंकि लिस्ट प्राइस पे, खुद बोला तो मैं क्या करूं। चलो आया सबका 57। अगला क्वेश्चन देखो, समृद्धि, पहले तो नीचे पढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू सप्लाई मेड बाय द समृद्धि एडवर्टाइजर्स। समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakh. Samriddhi Advertisers owned 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising services provided by it to a Moon Private Limited. Such liability of Samriddhi advertiser was discharged by the, सर सप्लायर के बदले किसने पे कर दिया, रिसिपिएंट ने, जबकि पे नहीं करना था, तो 5 लाख तो वैल्यू है ही, प्लस 20,000 हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट फॉर अ कंसिडरेशन एंड थर्स पेड 15,000 इंटरेस्ट। क्या ये ऐड होता है, हाँ सर, इंक्लूजन में पढ़ के आए। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, वेरी गुड। ये पॉइंट हमेशा के लिए स्टार करके लिख के रख लो कि जब भी कभी इंटरेस्ट देगा तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है, हमें जीएसटी अलग करना है। वो कभी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि जीएसटी इंक्लूडेड है, हमें समझना होगा, ठीक है। वेरी गुड, मैं यही चेक कर रहा था कितने लोगों को ये बात याद आती है, रेगुलर क्लासेस में सिखाया हूं मैं। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये कितना आ रहा है, वन टू सेवन, 1 2 कर लेते हैं, पॉइंट को क्या ही देखेंगे। तो सर 11721, तो यहाँ पर 15 नहीं आएगा सर, 12712 आएगा। आई बात समझ, क्लियर हुआ सबको, बेटा दिमाग में यही सबसे प्यारी बात थी इस क्वेश्चन की, याद रखना हमेशा इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट का। क्लियर है सबको, ध्यान रहेगा, याद रखना सर, अच्छा पॉइंट है ये। यही तो है क्या, टेस्ट नॉलेज आ गया सर। ये शुरू के 2 क्वेश्चन होमवर्क सर, थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज मेड बाय शार्प माइंड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द मंथ। Sharp Mind Institute provide coaching for engineering entrance examination. The monthly fee charged by the institute from a student is 10,000. The institute is known for its commitment to provide education to underprivileged children. It trained 10 students every year for entrance examinations free of cost. The institute has received 3 lakh as coaching fees during a month. Navjeevan, an NGO working in the area of education for underprivileged children, has given a subsidy of 10,000 in the lump sum during the month to the institute as it is serving the cause of underprivileged children. आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, बताइए, बताइए भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। यही तो इस क्वेश्चन की खास बात है, बताइए क्या करे सब्सिडी का। बताओ, बाकी लोग भी सोचो, नो इश्यूज, बाकी लोग भी सोचेंगे। आप लेस बोलोगे मैं लेस कर दूंगा, आप ऐड बोलोगे मैं ऐड कर दूंगा, बताना तो आप ही को है।
बोलो भाई। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी लिखा है कि ये जो 10,000 की सब्सिडी मिली है वो जो इंस्टीट्यूट की 3 लाख की कोचिंग फीस है उसमें एडजस्ट हुई है? नहीं। और क्या ये सब्सिडी प्राइवेट से मिली है? हाँ, लमसम मिली है, प्राइवेट से मिली है। सर प्राइस से लिंक भी नहीं है, वो कोचिंग फीस से लिंक भी नहीं है। जब ऑलरेडी माइनस नहीं हुई है तो प्राइवेट की सब्सिडी छूंगा भी क्यों, वो तो माइनस भी नहीं होती है। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। जी मैम। कुछ नहीं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फर्नीचर वाला। ठीक है। विल योर आंसर चेंज इफ द रेसिडेंस ऑफ लीना इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम? देखते हैं सर। फर्नीचर वाला is a chain of retail showroom selling both modern and classic furniture. In order to build strong customer association, the showroom provides free delivery of the furniture at the premises of the customer. If the distance between the showroom and the customer premises is up to 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक है तो फ्री में डिलीवर करता है। Where the distance is more than 20 kilometer, the showroom charges concessional freight of 10 rupees for every additional kilometer. Leena Kapoor purchases a double bed, a dressing table and a center table for 2 lakh from furniture वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। Leena gets free delivery of the furniture as our residence is located at a distance of 18 kilometers from the showroom. The showroom incurs an expenditure of 1,000 for delivering the furniture. शोरूम को खुद से लगा, शोरूम वाला लीना से नहीं लिया। मेरा क्वेश्चन वैल्यू क्या है, 2 लाख की 2 लाख 1,000? क्या बोला, समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? बोलो भाई। 2 लाख 2 लाख 1,000 पक्का? क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, 2 लाख रुपए। फिर बोला सर विल योर आंसर चेंज इफ द रेसिडेंस ऑफ लीना इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम? अब बताओ क्या दिक्कत है? तो कितना चार्ज करूं? एक्स्ट्रा तो हो गया 30 किलोमीटर, तो कितना चार्ज करना है? 300। मेरा क्वेश्चन 300 रुपीज क्या वैल्यू में इंक्लूड होगा? यस अब होगा, क्योंकि मैंने फ्रेट चार्ज किया है और मैंने बोला था बिफोर डिलीवरी जो भी खर्चे रहेंगे अपन इंक्लूड करते हैं। तो आप बोलोगे 1,000 क्यों नहीं इंक्लूड किए? सर 1,000 मैं रिसिपिएंट से ले ही नहीं रहा हूं, अब तो इंक्लूड कैसे कर दूंगा? आई बात समझ? रिसिपिएंट को तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था ना मैंने। अगला देखो सर, इज द कंपनी आर्ग्यूमेंट करेक्ट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 15? AKJ Food Private Limited gets an order for supply of processed food from a customer. The customer wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. AKJ Food Private Limited does the testing before the supply and charges the testing fee for the same from the customer. अब बताओ भाई, ये टेस्टिंग फी क्या वैल्यू में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, बाकी लोग सोच लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये टेस्टिंग फी इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे तो करेंगे। होगी ना सर, क्यों? बिफोर सप्लाई कोई भी खर्चे लगते हैं, क्या वो वैल्यू में इंक्लूड होते हैं? यस। बिफोर डिलीवरी तो खर्चा है टेस्टिंग का, अभी डिलीवर कहाँ किया है? तो कस्टमर को बोला भाई डिलीवर करने के लिए पहले टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट अगर सही रहता तो डिलीवर करता, तो टेस्ट अगर सही हुआ तो ये चार्जेस तो इंक्लूड होगा ना सर वैल्यू में। क्लियर? अगला, द डिपार्टमेंट want to add interest for 2 days for the value of supply. Should notional interest be included in the value? वैसे तो क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेते हैं बट स्टिल एक बात याद रखना, अगर नोशनल कोई चीज है, काल्पनिक नोशनल कोई चीज है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। Mazda Banners and Advertising Firm gives its customer an interest-free credit period of 30 days for payment. Its customer ABC paid for the supply 32 days after the supply of service. Mazda Banners waived the interest. वेव कर दिया, छोड़ दिया। अबे जब इंटरेस्ट छोड़ दिया तो उसको वैल्यू में इंक्लूड ही क्यों करेंगे? आई बात समझ? अगला, कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड एंड द concomitant tax adjustment made? देखो सर, Crunch Bakery Product Limited sell biscuits and cakes through its dealer to whom it charges the list price minus standard discount and pay GST accordingly. When goods remained unsold with the dealer, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sale without any prior agreement between them for offering such additional discount. बताओ भाई, additional discount को reduce करें नहीं करें? सोच लो।
क्यों? आराम से याद दिलाता हूं, हमने बोला था सर डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई भी माइनस होता है। आप बोलोगे सर पोस्ट सप्लाई आपको कैसे पता चला? अबे उसके पास छोड़ के आया हूं गुड्स, डीलर के पास पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, पोस्ट सप्लाई है, मैंने तो सप्लाई कर दिया ना सर। अब डीलर के पास बिक नहीं रहा है तो मैं डीलर को बोला भाई डिस्काउंट दे दे और ताकि माल निकल जाए। तो ये डिस्काउंट माइनस तब होता जब आपका एग्रीमेंट होता, आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो प्राइस से लिंक हो जाता, और तीसरा सर आपने उससे रिलेटेड आईटीसी रिवर्स कर देता। क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है बात ये वाली, ये तीनों बातें उनको दिख ही नहीं रही है, तो मैं इस डिस्काउंट को माइनस कैसे करने दूं? आई बात समझ? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द रेड पेपर लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। देखो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। और सर रेड पेपर लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ taxable interstate supply made by it during the month of March. List price of the goods supplied interstate 15 lakh exclusive of taxes. Price linked subsidy received from the central government for the supply of taxable goods to a government school exclusively related to the supply of goods included serial number 1. क्या सर ये सब्सिडी पहले से इंक्लूडेड है? हाँ, कुछ करूं? नहीं, क्यों? हाँ क्यों? अरे गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट की सब्सिडी तो हम वैसे ही रिड्यूस करते हैं, तो और क्यों कुछ कहोगे उसको? समझ आई बात? अगला, प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1. अब बोलो भाई, लेस होगा, ऐड होगा, कुछ नहीं होगा, तीन ही बात होती है सर। सब माइनस होगा, प्लस होगा, कुछ नहीं करूं सर, सिंपल सी बात है, बोल तो रहा है बेचारा, प्राइवेट की सब्सिडी माइनस कर दिया। मैंने बोला पाप किया, तेरे को माइनस करने कौन बोला था? प्राइवेट की सब्सिडी है साले, ऐड होगा, माइनस नहीं करना था, तूने बोला माइनस करेंगे, देते चू। हाँ आओ, जितना स्पीड से बदल रही है ना। चलो सर, टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, क्या ये ऐड होगा? हाँ ये तो ऐड होगा, ये इसमें क्या है, इसको अपन ऐड कर लेंगे ना। पैकिंग चार्जेस, ये तो ऐड हो जाता है। लेट फी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रेसिपिएंट एग्रीड टू पे 6000 इन लम सम एंड नो एडिशनल। आहा, 6000 लमसम पे कर रहा है, तो बात यही है सर, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, याद है अब भी सिखाया था सर, ठीक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव। अच्छा हुआ देखो ये लाइन दिया हुआ है, मैंने हमेशा से आपको बोला नीचे जाके ढूंढना, कई बार सब्सिडी से रिलेटेड नीचे लाइन दी हुई होती है, दे तो दिया बेचारा। हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फी आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबाउट द लिस्ट प्राइस, मतलब बाकी चीजें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो सब्सिडी का तो हम ट्रीटमेंट वैसे भी समझ गए थे सर। बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू है भाई बताओ? ऊपर तो 15 लाख, फिर प्लस 50,000, फिर प्लस 20, फिर प्लस 15, फिर बाकी ये जो भी आ रहा होगा आपका 5000 कुछ आ रहा होगा। हाँ 5085, हाँ अब बोलो टोटल 15,95,000, 90,000, यही आ रहा है, चेक कर ले। कॉन्गो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव, मतलब सब्सिडी माइनस हो चुकी है। देखो, FlowPro, a registered supplier, sold a machine of BP Limited. It provides the following information in this regard. Price of the machine दी हुई है, excluding taxes and other charges दिया हुआ है 25,000. Okay. Serial number 2 और 3 चीजें इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडेड है ना, टैक्सेस और 2 और 3 वाली चीजें एक्सक्लूडेड है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, सच चार्जेस वाज पेबल बाय FlowPro, FlowPro को पे करना चाहिए था,
बट बीपी लिमिटेड ने पे कर दिया, तो दूसरे ने पे कर दिया, रिसिपिएंट ने पे कर दिया, क्या इसको इंक्लूड करते हैं? यस। फ्रेट चार्जेस फॉर द डिलीवरी ऑफ मशीन, ये तो ऐड आता ही है सर। अगला, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या करूं? सर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, पहले ही नेट है, इसको कुछ मत करो सर, छोड़ दो। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1 अबव, मतलब 25,000 का 2%, 500 रुपए, 500 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा सर, 500। बताओ सर कितनी आ रही वैल्यू? क्लियर है सबको? और नीचे चेक कर लेते हैं, लीजिए सर 10th क्वेश्चन देखते हैं सर। गिरा, price of the goods is net of the subsidy received, thank you, the value of taxable supply made by Shri Krishna Private Limited to Shri Balram Private Limited। चलो देखते हैं। Shri Krishna Private Limited, a registered supplier, furnishes the following information relating to goods sold by it to Shri Balram Private Limited. Price of the goods the above excluding taxes and other charges 1 lakh rupees, serial number 3, 4, 5 और 6, 3, 5, 6 और टैक्सेस, ये 4 जीरो का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है प्राइस में, तो म्युनिसिपल टैक्स में ऐड कर दूंगा, इंस्पेक्शन चार्जेस में ऐड कर दूंगा, सब्सिडी का क्या करूं? सब्सिडी का बताओ क्या करूं? माइनस हो चुकी है पक्का, ऐड कर लूं? ठीक है भाई, चलो ऐड कर लिए। नेक्स्ट, ये वाले का आप बताएंगे सर। नहीं करूं इंक्लूड? ठीक है, इसको नहीं करते। आगे इसको बताओ क्या करूं? इसको ऐड कर दे, ठीक, बताओ वैल्यू कितनी है? 1,69,000, यही है ना? और चेक कर लो। ठीक है भाई, आओ 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप ही लोग बनाएंगे सर। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय कोली लिमिटेड टू घीसा लिमिटेड। आओ भाई, कोली लिमिटेड a registered supplier has supplied machinery to Gishta Limited, a registered supplier in the same state, provide the following information regarding the same। आप जो बोलते जाओ वो होगा। प्राइस ऑफ द मशीन दी हुई है, मेरे को अगले वाले का बताओ 20,000 का क्या करूं? अब आप बताएंगे सर। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, चलो ऐड कर लिया। नेक्स्ट 25,000, बताओ बताओ। चलो इसको मैं ऐड कर लिया। डिस्काउंट, हाँ ये मेरे को पता है माइनस होता है, मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ नालायक को। 11,000 माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्यारा पॉइंट है। अच्छा, बताओ भाई, यही तो एक प्यारा पॉइंट है सर, इसी पॉइंट का तो एडजस्टमेंट चाहिए, बाकी तो सब सिंपल थे।
बोलो भाई, यही एक प्यारा पॉइंट है, बाकी सब तो वैसे ही सिंपल थे सर। 1% का क्या करूं? एडिशनल परचेज कब है? सिंपल सी बात है सर, 1% हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये डिस्काउंट जो ईयर एंडेड है सर, ये कहीं पर भी इसका इनवॉइस से लिंक नहीं है, पहली चीज। दूसरा, कोई एग्रीमेंट वगैरह दिख नहीं रहा है। तीसरा, आईटीसी रिवर्स की कुछ बात बताया नहीं है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कैसे माइनस कर दोगे सर? हटा दो सर इसको। अब बताओ वैल्यू। 5,84,000। ठीक है, लेट्स चेक। 5,84,000, ये हमारा वैल्यू सप्लाई कंप्लीट हुआ। हमने मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लिए, कुछ चैप्टर्स जो बच गए अब मैराथन में कवर कर लेंगे सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। कंप्लीट हुआ हमारा रिवीजन।